हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन। देखिए, आज हम फोर्थ लेक्चर डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है। अभी तक हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, अराइवल ऑफ पोर्चुगीज एंड अराइवल ऑफ डच। आज जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अराइवल को लेके। क्लियर। अब देखिए, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं ख़ास तौर पे हमें ध्यान रखना पड़ेगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अराइवल है, दैट इज़ नॉट द अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और दैट इज़ नॉट द अराइवल ऑफ यूरोपियंस। ठीक है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई, दीज वर द ब्रिटिशर्स, दिस इज़ द अराइवल ऑफ न्यू रूलर्स, दिस इज़ द अराइवल ऑफ न्यू मास्टर्स ऑफ द लैंड। ठीक है। तो आप ये कहीं से नहीं कह सकते कि हम एक कंसोलिडेशन पे आके पहुंच गए हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम पढ़ेंगे। नहीं, नो, नॉट पॉसिबल। अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। पहला, अराइवल ऑफ यूरोपियंस। यूरोपियंस में सभी आ गए, पोर्चुगीज़ आ गए, डच आ गए, इंग्लिश आ गए, फ्रेंच आ गए। ठीक है। कब आए? हमने कब देखा पोर्चुगीज़ कब आए? 1498। 1498 मीन्स इवन बिफोर द मुगल्स पोर्चुगीज अराइव्ड इन इंडिया। भाई, मुगल्स तो 1526 में आए ना। तो एक पैरेलली चीज़ें समझिए आप क्या चल रहा है कि पोर्चुगीज आए, मुगल्स आए, डच आए, इंग्लिश आए, फ्रेंच आए। नॉर्दर्न इंडिया में डायनेस्टी चेंज हो गई। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी ऑफ द वर्ल्ड केम इन नॉर्दर्न इंडिया, दैट इज मुगल्स। ठीक। नॉर्थ इंडिया में मुगल्स आ रहे हैं, साउथ से ब्रिटिशर्स आ रहे हैं। और देखिए पैरेलल कैसा होगा, मुगल्स ने जब अपना सत्ता पे कब्जा जमाया, राइट, हम कहा थे मुगल्स ने जब अपना सत्ता पे कब्जा जमाया, उसके बाद आप समझिए कि तख्ता पलट हुआ। पोर्चुगीज तो मुगल से पहले आ गए थे, ठीक है ना। जब डच और इंग्लिश की हम बात करेंगे तो इंग्लिश का आना और मुगल्स का गिरना, ये दोनों बराबर टाइम पे हुआ। पीक ऑफ मुगल एम्पायर वो 16th सेंचुरी, ठीक है। और 17th सेंचुरी, स्टार्टिंग ऑफ मुगल एम्पायर वो 16th सेंचुरी एंड पीक वॉज 17th सेंचुरी। अब टिल द टाइम ऑफ 1599, 1526 से 1599, बाबर, हुमायूं, अकबर। बाबर वॉज नॉट दैट पावरफुल, हुमायूं इवन वॉज नॉट दैट पावरफुल, बट अकबर, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है। उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ 1707 में। ये जो टाइम पीरियड है 1526 से 1707 तक का, ये टाइम पीरियड ऐसा नहीं है कि आप इसको एक रात में कवर कर लें। नो, इट्स अ वास्ट एम्पायर एंड फॉर दैट वास्ट एम्पायर हमको बहुत सारा समय लगेगा। पैरेलली क्या चलेगा कि देखिए 1526 में जब मुगल राजगद्दी पर बैठ रहे हैं, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हो रही है, 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री लगा रही है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जिस्टेड टिल 1858। ठीक है। और पैरेलल कौन एग्जिस्ट कर रहा है? मुगल। तो हमें दोनों चीज़ें पैरेलली देखनी है। मुगल स्टार्टेड इन 1526 एंड दे एंडेड इन 1858। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 के अराउंड स्टार्ट होती है और एंड कब होती है? 1858 में। ठीक। अब जब हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की, हमने अभी तक पिछले 3 लेक्चर्स में 3 चीज़ें देखी। अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, कैसे यूरोपियंस आए, कैसे जैमोरिन, कैसे वो वास्को डी गामा आया, कैसे उसने जैमोरिन को हराया। उसके बाद हमने पोर्चुगीज़ देखे, अराइवल ऑफ पोर्चुगीज़ इन इंडिया, पोर्चुगीज एडमिनिस्ट्रेशन देखा, रिलीजियस पॉलिसी देखा, दैट वाज इंपॉर्टेंट। देन वी हैव सीन द डिक्लाइन ऑफ पोर्चुगीज, राइट। अराइवल ऑफ डच देखा। टुडे वी विल बी गोइंग अहेड विद ईस्ट इंडिया कंपनी, अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, और रादर आई शुड कॉल इट अराइवल ऑफ यूरोपियंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्योंकि यही है, इसलिए इनको कहेंगे कि हाँ, अराइवल ऑफ यूरोपियंस में
इंपॉर्टेंट यही रहेंगे। हमें ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या क्या देखना है, अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, डोंट मेक नोट्स, कुछ भी लिखना नहीं, आज सिर्फ समझते जाना। पॉइंट वाइज हम देखेंगे और क्रोनोलॉजी देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई और पैर पसार लिए। कैसे हुआ ये पॉसिबल? एक रात में पॉसिबल था? नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी जब 1600 में है और छोड़ा 1947 में है। आप समझ सकते हैं कितना टाइम पीरियड है। 1600 स्टार्टिंग विथ 16, 17, 18 एंड 19, अप्रॉक्सीमेटली 1600 के बाद से 1947 तक का जो समय रहा है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 95% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। क्लियर? हमें क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना, हमें फोकस करना है कि आए कैसे। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक। क्वेश्चन वाली चीज़ पे तो हम बाद में पहुंचेंगे कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है। अभी सिर्फ हम इसका बेसिक्स देख रहे हैं कि क्या सीक्वेंस क्या रहा, क्यों भारत के ऊपर किसी का राज शुरू हुआ, कैसे भारत को किसी ने गुलाम बना लिया और कैसे भारत पे आके कोई राज करने लगा। ठीक है, अब आज के हम लेक्चर की बात शुरू करते हैं कि क्या हम डिस्कस करेंगे आज। देखिए, कल अपन ने देखा था लास्ट लेक्चर में कि कोई लोग आते हैं इंडिया में सेटल हो जाते हैं। जैसे ही वो होता है, नेक्स्ट थिंग क्या होती है? नेक्स्ट थिंग होती है उस कंट्री का एक गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाता है कि भाई आप हमारी पॉपुलेशन को एडमिनिस्टर करो। ठीक है, नाउ दैट गवर्नर बिकम्स द सोल अथॉरिटी। उसको अपने पावर समझ में आते हैं कि हाँ भाई, मैं पावरफुल आदमी हूँ, मैं जो हूँ राज कर सकता हूँ, तो मैं राज करूँगा। और वो धीरे 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 अपना विस्तारवादी नीति अपनाता है और राज करना शुरू कर देता है। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी यही हुआ। पहले पोर्चुगीज़ और डच ने रास्ता बता दिया था। पोर्चुगीज़ 1498 में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1600 में, 100-150 साल बाद। तो 100-150 साल में एक तो रास्ता आपको पता चल गया, आपकी जनता इजीली आ सकती थी, जनता इजीली आई। कुछ लोगों ने एक कंपनी बनाई। कंपनी का मतलब होता है, अभी तक क्या हो रहा था, कंपनीज जो बन रही थी उसका मतलब था, जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, कोई शेयर होल्डर नहीं, एक कंपनी बना दी, भाई तुम इस कंपनी में ये करोगे, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी टाइप की। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनाई गई तो कुछ ट्रेडर्स थे। ट्रेडर्स यानी सपोज करके कोई कार्टेल आप कह लीजिए, वो ट्रेडर्स ने मिलके एक कंपनी बनाई और क्या इसका नाम दिया इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी। किसने बनाई है? कुछ मर्चेंट थे, उन्होंने मिलके बना ली और उनको बोला जाता था मर्चेंट एडवेंचर्स, 1599 में। ठीक है, जॉन मेडनहॉल ये पहला आदमी था जो इंडिया आके, इंडिया की धरती पे पहला पैर रख पाया। पहला ब्रिटिशर था, यूरोपियन। ठीक है, नॉट यूरोपियन, फर्स्ट ब्रिटिशर। नाउ क्वीन सबसे पावरफुल होती है ब्रिटेन में, आज भी है, तब भी थी। क्वीन एलिजाबेथ वन थी पावरफुल। उसने एक चार्टर जारी करा। चार्टर मतलब आदेश, एक आदेश पारित करा। और आदेश में उसने क्या बोला? आदेश किस दिन, डेट क्या थी? 31 दिसंबर 1600। उसने एक फॉर्मली एक कंपनी बना दी और कंपनी का नाम दिया द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ऐसे करके एक कंपनी को आदेश दिया कि भैया ये एक कंपनी है, अब ईस्ट में जो भी व्यापार होगा वो यही कंपनी करेगी। और इसको मोनोपोली दी 15 साल की, कि 15 साल तक कोई और अब व्यापार नहीं करेगा। ठीक, अब आप समझिए पहला स्टेप क्या हुआ। 1600 में एक कंपनी को ऑफिशियल चार्टर मिल गया। ठीक है, चार्टर मिल गया, 15 साल को राज करने की ताकत मिल गई। अब ये क्या करेंगे? नेक्स्ट थिंग ये क्या करेंगे? अभी तक ट्रेड करने का मतलब क्या हो गया? चार्टर मिलने का मतलब कि आप ट्रेड करो। अभी इनको कोई वो राइट नहीं दे दिएगा कि आप जाओ वहाँ जगह खरीद लो, समथिंग लाइक दैट। वहाँ पे जगह खरीदना तो आगे सरकार जाने कैसे जगह खरीदना है। यहाँ पे किसका शासन था? मुगलों का। मुगल शासन से आपको पत्ता भी हिलाना है ना, तो मुगल के शासक से आपको एक परमिशन लेना पड़ेगी। ठीक, अब क्या हुआ? 1608, ये 8 साल तक क्या करते हैं? सिर्फ ट्रेड करते हैं। इंडिया आते हैं, इंडिया से सामान ला देते हैं और वापस चले जाते हैं। 8 साल तक ये केवल समझते हैं बहुत पेशेंसली कि भाई
क्या चल रहा है भारत की पॉलिटिक्स में। ठीक, 1608 में एक बंदा आता है कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये जो बंदा रहता है ये जहांगीर के पास जाता है और बोलता है भैया, अच्छा तब तक क्या हुआ, रानी चली गई, रानी निपट गई तब तक, एलिजाबेथ वन जिसने चार्टर दिया था उसकी जगह आ गया राजा, क्या नाम था, किंग जेम्स वन। ये बोलता है भैया मैं किंग जेम्स वन का दूत हूँ, मैं आपसे कुछ परमिशन लेना चाहता हूँ। अब अंग्रेज हमेशा से बहुत चतुर रहे, चतुर मतलब ये आए, इसने बोला जहांगीर साहब परमिशन दे दो, हमको एक फैक्ट्री बनाना है। फैक्ट्री का मतलब होता है जहां आप सारी चीज़ें इकट्ठी करके रख लें, ये कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, ये गोडाउन टाइप का है। जहांगीर ने कहा नहीं, आप कोई परमिशन नहीं है, ठीक है भैया चोरी छुपे रख लेते हैं। तो इन्होंने सूरत में 1608 में ही चोरी छुपे रखना सामान शुरू कर दिया और अपनी जगह इकट्ठी कर दी कि हाँ, सूरत क्या था, एक पोर्ट सिटी था उस टाइम, वहाँ से सबसे नज़दीक, नॉट पोर्ट सिटी बट इट वॉज इन अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू पोर्ट। ठीक, कॉटन टेक्सटाइल का एरिया था, ग्राउंड नट वहाँ इजीली अवेलेबल थे, सारा ट्रेड वहाँ से इजीली किया जा सकता था, तो सूरत को इन्होंने अपना हब बना लिया था। 1608 में जब ये जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं, बोलते भैया हमको परमिशन दे दो। जहांगीर कहता नहीं, परमिशन नहीं है। जहांगीर इनको खुश करने के लिए एक टाइटल दे देता इंग्लिश खान का और इसको मनसबदार बना देता 400 की जात का। अब ये जात और सवार जब हम मुगल पढ़ेंगे पैरेलली, तब हम इसमें देखेंगे जात और सवार क्या है। ठीक, इतनी कहानी हो गई। 1600 में कंपनी बनी, 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आए, इन्होंने परमिशन मांगी, इनको परमिशन नहीं मिली। 1611 में एक बंदा आता है कैप्टन मिडिल्टन, ये नाम याद रखना है अपने को। फिर से पहुंचते, भैया हमको परमिशन दे दो। इस बार क्या होता है, इनको परमिशन मिल जाती है। अब जब हम पोर्चुगीज़ देखे थे तो हमने देखा था कि पोर्चुगीज़ की भी फैक्ट्री सूरत में थी, इन्होंने भी अपनी सूरत में एक चुपचाप इलीगल फैक्ट्री डाल ली थी 1608 में सूरत में। ठीक, बट दैट वाज नॉट द फर्स्ट फैक्ट्री। 1611 में इनको परमिशन मिल गई कि हाँ भैया आप फैक्ट्री बना लो। जब ये सूरत में फैक्ट्री बनाने की तैयारी में थे, इनकी लड़ाई हो गई पुर्तगालियों से, क्योंकि पुर्तगालियों की फैक्ट्री ऑलरेडी वहाँ थी और कॉम्पिटिटर कोई नहीं चाहेगा। इनका एक कैप्टन था, कैप्टन बेस्ट, उसने पोर्तुगीज को सूरत में हरा दिया। ठीक, अब देखिए 1611 में आपको परमिशन मिल गई कि हाँ भाई तुम बना लो। 1612 में पोर्तुगीज से लड़ाई हुई है, जीत गए। 1613 में कैप्टन बेस्ट फिर गए, बोले भैया अब हम बना रहे हैं, अब आप लिखित में दे दो कि हम फैक्ट्री बना लें। इनको मुगल एम्परर ने एक फरमान दे दिया कि हाँ भैया जाओ, तुम्हें सूरत में क्या, तुम पूरे पश्चिमी तट पे, यानी एंटायर वेस्टर्न कोस्ट फ्रॉम गुजरात टू द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया यू कैन बिल्ड द फैक्ट्रीज। एंड दे मेड फैक्ट्री एट 4 प्लेसेस। कहाँ कहाँ, सूरत में, कैम्बे में, अहमदाबाद में और गोवा में। देखिए कारण क्या रहा होगा ऐसी जगह फैक्ट्री बनाने का, सूरत, कैम्बे, ठीक, अहमदाबाद और गोवा, ये चारों चीज़ें आप इनकी लोकेशन देखिए। दिस इज़ कैम्बे, खाड़ी वाली जगह है, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई एंड गोवा। ये जब अपन देखेंगे, ये खाड़ी वाली जगह है, मध्य प्रदेश से भी पास में है, ये मध्य प्रदेश की साइड में बाउंड्री है, राजस्थान से भी पास में है, गुजरात से भी पास में है, प्रॉक्सिमिटी है, और ये कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया में आता है, यहाँ से इजी ट्रेड हो सकता था। तो इन्होंने सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद और गोवा 4 जगह फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। इनकी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ थी, सूरत में, 1613 फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ इंग्लिश वॉज सेटअप एट सूरत। अभी हमने क्या देखा, इलीगल फैक्ट्री बना ली थी, कहाँ पे, अनऑफिशियल वेयर हाउस एट सूरत 1608। इसको फेल्ड फैक्ट्री कहा जाता है कि दैट वाज नॉट illegal, it's failed, this factory failed, whereas in 1613 they got their first factory at सूरत। 1611 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में भी बनाई थी। अब देखिए मसूलीपट्टनम की हम लोकेशन एक बार देखेंगे, लोकेशन हर चीज़ की देखते हुए चलना है। ये दिस प्लेस इज कॉल्ड मसूलीपट्टनम, इट्स इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। एक फैक्ट्री इन्होंने यहाँ बना ली, दिस वॉज ऑल्सो इलीगल। व्हेन they made it in
ईयर 1611, ठीक है। 1608 में एक अनऑफिशियल सूरत में हो गई, 1611 में एक अनऑफिशियल मसूलीपट्टनम में, लेकिन फर्स्ट फॉर्मल फैक्ट्री कब हुई? 1613 में। अब समझो, 1600 में आए, 8 साल शांति से ट्रेड करा, 1611 में फैक्ट्री खोलने का एक मिल गया कि हाँ भाई फैक्ट्री खोल लो, 1613 में ऑफिशियल फरमान मिला। बहुत पेशेंसली इंग्लिश आगे बढ़ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से काम कर रहे हैं। अभी देखिए, इनको वेस्ट कोस्ट की परमिशन मिली थी, वेस्ट कोस्ट पे फैक्ट्री खोलने की परमिशन किसको मिली थी? कैप्टन बेस्ट को, ठीक। 1615 से 18, अच्छा एक इलीगल खोल ली थी इन्होंने ईस्ट कोस्ट पे मसूलीपट्टनम में। 1615 से 18 के बीच एक सर थॉमस रो आए, जहांगीर के पास गए, बोले भैया अपन राजा किंग्स जेम्स वन का दूत है, अपने को भाई कुछ दो, आप सबको इतनी सारी चीज़ें दान में उपहार में देते रहते हो, यू आर द ग्रेट मुगल किंग, गिव मी समथिंग। मुगल किंग व्हाट ही डिड, जहांगीर, इसने परमिशन दे दी। इसने कहा चलो ठीक है, तुम जाओ और पूरे मुगल साम्राज्य में जहाँ फैक्ट्री खोलना वहाँ तुम खोल लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। ही गॉट परमिशन टू ओपन फैक्ट्री थ्रू आउट दी मुगल एम्पायर। अब आप देखिए कैसे धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। 1600 में कुछ भी नहीं था, 1600 के बाद इन्होंने क्या किया, धीरे से सूरत में एक फैक्ट्री डाली, धीरे से मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री डाली, एंड स्लोली दे ओपन गॉट अ फरमान टू ओपन फैक्ट्री थ्रू आउट दी मुगल एम्पायर। अब यहाँ पे भी चैन नहीं, इन्होंने क्या किया, अब देखिए मुगल एम्पायर में 1615 में खोलने को मिली, 1632 यानी कि ठीक 15-16 साल बाद इन्होंने गोलकोंडा के सुल्तान के पास जाते हैं। ब्रिटिशर की खासियत थी, झुकते थे भैया, आई एम सॉरी, झुकते थे, आपसे फरमान लेते थे और तुरंत अपना इस्टेब्लिश कर लेते थे, ठीक। झुक के चले तो ये सबसे लंबा आगे चले गए। 1632 में ये सुल्तान ऑफ गोलकोंडा के पास जाते हैं, बोलते भैया हम आपकी लड़ाई में मदद करेंगे। गोलकोंडा की लड़ाई चल रही थी आजू बाजू वाले साम्राज्यों से। गोलकोंडा के आदमी ने कहा ठीक है भैया, तुम हमारी हेल्प कर दो, हम तुम्हें फरमान जारी कर देंगे। दे गॉट वन फरमान फ्रॉम द किंग ऑफ गोलकोंडा, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। क्या फरमान मिला? गोलकोंडा के किसी भी पोर्ट पे आप ट्रेड करिए फ्रीली, केवल 500 पैगोडा आप देते जाइए। पैगोडा थी सोने की मुद्राएं, आप 500 सोने की मुद्राएं देते जाइए और जहाँ चाहो वहाँ ट्रेड करो, कोई पोर्ट का खर्चा नहीं देना, ठीक। 1632 में इन्होंने बढ़िया से ये ऑब्टेन करा और शांति से अपना काम करने लगे। अब ईस्ट कोस्ट पे भी इनके पास था और वेस्ट कोस्ट भी इनके पास था। 1639 में चंद्रगिरी के एक राजा से इन्होंने एक फरमान मांगा कि भैया हमें मद्रास में जगह दे दो। उसने कहा ठीक है, मद्रास में आप जगह ले लो। फिर इन्होंने कहा हमें उसकी किलेबंदी करना, वी हैव टू फोर्टिफाई इट। दे गॉट परमिशन टू बिल्ड अ फोर्टिफाइड फैक्ट्री। दैट फोर्टिफाइड फैक्ट्री वाज नेम्ड एज फोर्ट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक। You want to look how beautiful it is? That Fort St. George is one of the very beautiful place to visit in Chennai. This is Fort St. George. Look at it. Now it's museum. Earlier this was the factory, right? Factory means उनका एक हेडक्वार्टर जहाँ पे ये सारा सामान इकट्ठे, ये फोर्ट सेंट जॉर्ज है। अब इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने म्यूजियम बना दिया है। ये फोर्ट सेंट जॉर्ज इन्होंने चेन्नई में बनाया और चेन्नई में आके ट्रेड करने लगे। सुल्तान ऑफ चंद्रगिरी के राजा से इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज में जगह ली। 1641 में इन्होंने क्या करा, मद्रास को हेडक्वार्टर बना दिया। अर्लियर देयर हेडक्वार्टर वाज मसूलीपट्टनम। देखिए, वी हैव सीन द लोकेशन ऑफ मसूलीपट्टनम, दिस इज मसूलीपट्टनम नियर हैदराबाद एंड तेलंगाना, ठीक, विशाखापट्टनम। अभी इन्होंने क्या करा, मद्रास को हेडक्वार्टर बना दिया, यानी ऊपर से सरक के कहाँ आ गए, नीचे। कारण क्या था, वो कारण भी हम जानेंगे, वाई दे हैव शिफ्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम मसूलीपट्टनम टू मद्रास। मद्रास वाज द पोर्ट। चेन्नई एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था, डीप पोर्ट है, नेचुरल हार्बर है, इजीली वहाँ पे बड़े वेसल्स आ सकते थे। तो इन्होंने मद्रास को चेंज कर दिया और मद्रास को अब हेडक्वार्टर बना लिया। 10 साल शांति से रहे। अब वेस्ट कोस्ट पे इनको सूरत मिल गया था, कैम्बे मिल गया था, अहमदाबाद मिल गया, गुजरात मिल गया। ईस्ट कोस्ट पे अभी तक क्या मिल चुका है, मसूलीपट्टनम और मद्रास।
इतनी चीज़ें, 6 चीज़ें अभी इनके पास है। अब इन्होंने क्या करा, 1651 में बंगाल जाते हैं, बंगाल के गवर्नर के पास जाते हैं, बोलते भैया आपके यहाँ से ट्रेड हम कर ही रहे हैं, आप भी कुछ प्रिविलेजेस दो। शाह शूजा जो उस टाइम बंगाल का गवर्नर था, उसने एक इनको निशान दे दिया। निशान मीन्स हिज रिटन इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर दैट नाउ यू पे दिस मच रुपीज एंड ट्रेड फ्रीली। इट इज सेम लाइक एज अ फरमान बट नॉट एग्जैक्टली फरमान। फरमान इज ऑलवेज ग्रांटेड बाय द सुल्तान और द सुप्रीम वन, वेयर एज निशान कोई भी दे सकता था। तो शाह शूजा ने इनको एक निशान दे दिया और बोला कि भैया 3,000 रुपये दो, और 3,000 रुपये के बाद आपको जो ट्रेड करना आप वो ट्रेड करो। इनने 1651 में ये काम किया और पहली फैक्ट्री बंगाल में कहाँ बनाई, हुगली में। देखिए अब 10-10 साल का अंतर देखिए, 41 में मद्रास को अपना हेडक्वार्टर बनाया, 51 में हुगली में एक फैक्ट्री खोली, 61 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। पुर्तगाल का जो राजा था उसने बॉम्बे दे दिया किंग चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड। अब देखिए क्वीन एलिजाबेथ आ गई, किंग जेम्स वन आ गया, अब किंग चार्ल्स टू आ गया, इसको दहेज में मिल गया। ठीक है, अब दहेज में मिला तो इस राजा ने क्या करा, 10 पाउंड ईयरली पे ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने 1666 में रेंट पे दे दिया। बॉम्बे आपके पास है, कब है, ईयर देखिए 1668 से बॉम्बे आपके पास है। 1720 आते आते इन्होंने क्या करा, उसको फोर्टिफाई कर दिया, किलेबंदी कर दी। एक चार्ल्स बॉन्ड नाम का आदमी था, उसने बॉम्बे की किलेबंदी कर दी। ठीक है, अब आप धीरे से देखते चलिए, शाह शुजा ने एक परमिशन दी थी, कब, 1651 में, क्या, हुगली में फैक्ट्री खोलने, फर्स्ट फैक्ट्री। 1651 में तो परमिशन मिली थी इन्हें, ठीक है। 1656 में इन्होंने बंगाल में एक फैक्ट्री खोल ली, कहाँ पे, हुगली में। शाह सूजा कौन था, गवर्नर था मुगल्स का। अब ये बोलते भैया गवर्नर ने अपने को निशान दिया, अपन चल के फरमान लेके आते हैं। औरंगजेब के पास पहुंचे 1667 में, बोले भैया कुछ प्रिविलेज दो। औरंगजेब ने कहा ठीक है भैया, शाह सूजा ने जो तुम्हें निशान दिया है वो मैं तुमसे कहता हूँ, जाओ अब तुम वो मेरी तरफ से भी फ्री हो, आई विल नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम इट, नाउ यू आर फ्री टू ट्रेड। ऑल राइट, इतनी चीज़ हो गई। कुछ साल बाद जॉब चौरनॉक आते हैं, जॉब चौरनॉक पहुंचते हैं और सूतानाती नाम की एक जगह है नियर कोलकाता, नाउ प्रेजेंट डे इट्स इन कोलकाता। ये सूतानाती पहुंचते हैं और सूतानाती में एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। इफ आई एम हैविंग यस यस आई एम हैविंग ए लोकेशन, दिस प्लेस इन कोलकाता इज नोन एज सूतानाती। ठीक है, अब ये कोलकाता का प्राइम सेंटर नहीं रहा, अब ये ओल्ड कोलकाता के नाम से फेमस है। ये सूतानाती में एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। देखिए फर्स्ट फैक्ट्री इनकी कहाँ इस्टेब्लिश हुई, हुगली में, दिस इज़ हुगली। ठीक है, हुगली में एक फैक्ट्री, हुगली बिल्कुल गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। और नेक्स्ट इन्होंने फैक्ट्री डाली सूतानाती में। ठीक है, सूतानाती में फैक्ट्री डाली और उसकी किलेबंदी करी। देखिए आप एक फैक्ट्री डालें वो अच्छी चीज़ है, लेकिन उस फैक्ट्री को किलेबंदी कर देते हैं तो दैट फैक्ट्री इज नाउ नोन एज फोर्ट। ठीक है, 1691 में सूतानाती आपने एस्टैब्लिश करी एक सूतानाती में फैक्ट्री। 1691 में ये जॉब चौरनॉक जाते हैं औरंगजेब के पास, बोलते भैया अब हमको टैक्स में कुछ छूट दो। औरंगजेब कहता 3,000 रुपये दो और जाके जितना तुम्हें जो ट्रेड करना उतना ट्रेड करो, तुम पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं, कोई चार्जेस नहीं। 1691 में इतना काम हो जाता है। अब फैक्ट्री भी डल गई इनकी सूतानाती में और हुगली में, और अब इनको टैक्स भी नहीं देगा। ठीक है, लेकिन 1691 में जो ज़मींदार होता था शोभा सिंह, इसने रिबेलियन कर दिया कि भैया मैं ज़मींदार हूँ, मैं टैक्स दे रहा हूँ, ये आदमी टैक्स नहीं दे रहा है। उसने जैसे ही ऊधम करा, अंग्रेज़ों को मौका मिल गया कि भैया हम तो फोर्टिफाई करना है, और इन्होंने फोर्टिफाई कर लिया। बाद में इन्होंने क्या करा, मुगल का जो गवर्नर था शाह सूजा बदल गया, अब नया गवर्नर आया अजीमुश शाह। उस अजीमुश शाह से इन्होंने ज़मींदारी खरीदी। ज़मींदारी कहाँ कहाँ की, सूतानती की, कैलीकट की और गोविंदपुर की। अब ज़मींदारी खरीदी 1,200 रुपया में, सालाना पे ज़मींदारी खरीद ली।
सूतानती के 45 जब करा था तब किसका रिबेलियन हुआ था? शोभा सिंह का। जब जमींदारी खरीद ली तब रिबेलियन हुआ। एक अफगान आदमी था, अफगानी, रहीम खान, उसने रिबेलियन करा। उसके रिबेलियन के कारण फोर्टिफाई कर लिया 3 जगहों को। किस किस को? सूतानाती, कलिकत, गोविंदपुर। ठीक है, इन तीनों को फोर्टिफाई करा एंड दैट इज नाउ नोन एज कैलकटा, कोलकाता। क्लियर? 3 गांवों को मिला के बना कोलकाता एंड वहां पे एक किला बनाया गया। दैट किला वाज नोन एज फोर्ट विलियम। आई एम हैविंग इमेजेस ऑफ फोर्ट विलियम, आई विल जस्ट शो इट टू यू। दिस इज फोर्ट विलियम। Look how magnificent this is. A beautiful palace in Kolkata. It is known as Fort William. ठीक है, अब 2 फोर्ट हो गए इनके। सेंट जॉर्ज कहाँ पे हो गया? चेन्नई। और फोर्ट विलियम कहाँ पे हो गया? कोलकाता। फोर्ट विलियम में एक प्रेसिडेंट बनाया गया, सर चार्ल्स हायर। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे फोर्ट विलियम के। ठीक है, इतनी कहानी थी 1700 एडी तक की। 1600 में ब्रिटिशर्स आए। देखिए, हम एक बार विल जस्ट गिव अ 1 मिनट रिकैप। ठीक है, 1600 में कंपनी बनी। 1608 में थॉमस रो आया, कैप्टन विलियम हॉकिंस आए। 1611 में इनको फैक्ट्री बनाने की परमिशन मिल गई। 1613 में इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री बनाई। 1615 में सर थॉमस रो आए और पूरे मुगल एम्पायर में इनको ट्रेड करने की फैसिलिटी मिल गई। 1632 में गोलकोंडा से फरमान मिल गया। 1639 में सेंट जॉर्ज बना। पहले कौन सा बना? सेंट जॉर्ज, रिमेंबर, इट्स इम्पॉर्टेंट। 1641 में मद्रास को हेडक्वार्टर बनाया। 1651 में इन्होंने क्या करा? बंगाल में हुगली में फैक्ट्री लगा ली। 1661 में इनको मुंबई मिल गया। उसके बाद 1720 में इन्होंने मुंबई फोर्टिफाई कर दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 1691 में सूतानती में जॉब चौनॉक ने फैक्ट्री लगाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 1698 में दे फॉर्म्ड कैलकटा, मॉडर्न कैलकटा। दैट मीन्स दे गॉट जमींदारी ऑफ सूतानाती, कैलिकट एंड गोविंदपुरा फ्रॉम मुगल गवर्नर। नेक्स्ट फाइनली क्या हुआ? 1700 एडी में इन्होंने एक फोर्ट विलियम सेटल किया। मतलब हम 1600 से 1700 तक देख चुके हैं। इम्पोर्टेंट क्रोनोलॉजी चली। 1600 में इन्हें 1600 में क्या क्या मिल गया इनको? अहमदाबाद मिल गया, कैम्बे मिल गया, सूरत मिल गया, गोवा मिल गया, मसूलीपट्टनम मिल गया, मद्रास मिल गया। दे हैव गॉट सूतानाती एंड हुगली। आप समझिए, एंटायर कोस्ट लाइन इज नाउ विद ब्रिटिशर्स। पूरी कोस्ट पे इनके पास अब जगह है। क्लियर? यहाँ तक का इनका खेल हो गया। अब इसके बाद खेल क्या किया इन्होंने? अब ये पहुंचे नए 1707 में औरंगजेब डाइड। औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल किंग इन द मुगल एम्पायर। औरंगजेब की डेथ हो गई। इन्होंने 1700 तक 2 किले बना लिए थे, दोनों किले की किलेबंदी हो गई थी। अब पहुंचे ये नए राजा के पास, वो था फारुखशियार। अब देखो, ये था थोड़ा विचित्र किस्म का आदमी। इसको हो गया पाइल्स का रोग, बैठते बन नहीं रहा था। पाइल्स का रोग है, सही हो नहीं रहा है, दर्द के मारे मरे जा रहे हैं, करें तो करें क्या। 1717 में एक मिशन आया जॉन सरमन के अंडर में। जॉन सरमन केम टू इंडिया, ही वेंट टू फारुखशियार। उस मिशन में एक इनके साथ डॉक्टर था, डॉक्टर विलियम हैमिल्टन, एलोपैथिक डॉक्टर था। विलियम हैमिल्टन के पास बढ़िया दवाइयाँ थी, डॉक्टर था, उसने बढ़िया फारुखशियार का इलाज करा। फारुखशियार ठीक हो गए। राजा भाई ठीक हो गए, क्या बोलेगा? मांगो तुम में जो मांगना चाहते हो। फारुखशियार भी चंट आदमी, अंग्रेज भी चंट आदमी, बोलते भाई साहब जो देना है आप दे दो, पता है कि हम मांगेंगे तो कम मिलेगा, राजा अपने मन से देगा तो हमेशा बहुत ज़्यादा देगा। ठीक, फारुखशियार ने इनको 3 फरमान जारी करे। फरमान इज नोन एज मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मतलब डॉक्यूमेंट ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। ठीक, फारुखशियार ने 3 फरमान जारी करे। इट इज कॉमनली नोन एज फारुखशियार फरमान, और इस पे से क्वेश्चन आता है। ठीक है, फारुखशियार ने फरमान कब जारी करे? 1717 में। पहला फरमान था बंगाल को लेके।
उसने अब देखो पाए ठीक कराया, तो पाए जिंदगी बचा ली उसने, बैठते बन नहीं रहा था, अब बैठने लगे, अब राजगद्दी पे बैठ रहे हो, सिंहासन पे तुम किसी के कारण बैठ पा रहे हो, तो जो मांगेगा उसको वो दे दोगे। 3 फरमान दिए। पहला फरमान दिया बंगाल से रिलेटेड, बंगाल के लिए बोला कि भैया 3,000 रुपये दो और तुम्हें जितना ट्रेड करना तुम उतना ट्रेड करो। और एक दस्तक इशू कर दी। दस्तक मतलब पास, एक पास होता है टोल टैक्स का पास। इनको परमिशन कर दी ब्रिटिशर्स को कि भैया आप वो टोल टैक्स का पास इशू भी कर सकते हो, रिवोक भी कर सकते हो। ठीक। सेकेंड थिंग यू कैन डू इज यू कैन बाय एडिशनल टेरिटरी और यू कैन इवन रेंट इट एडिशनल टेरिटरी अराउंड कैलकाटा। कैलकाटा मीन सुल्तानाती, कलिकत और गोविंदपुरा के आजू बाजू के भी आप जगह आप ले सकते हो। क्या फ़ायदा हुआ? पहला, बंगाल में इनका ट्रेड ड्यूटी फ्री हो गया। ठीक। अब दस्तक आप इशू कर सकते थे, यानी कि आपका बंगाल से कंपटीशन ख़त्म हो गया। आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रहे हैं, आप दस्तक इशू कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नाउ द सोल पावरफुल अथॉरिटी इन बंगाल। नेक्स्ट फरमान दिया सूरत और हैदराबाद को लेके। ठीक। सूरत में बोला गया कि भैया तुम सूरत में भी फ्री ट्रेड करो। अब सूरत पहले से इनके पास था, तो सूरत तो इनका इंपॉर्टेंट सेंटर था उस टाइम। सूरत में बोला गया 10,000 रुपये देते जाओ सालाना और आप फ्री ट्रेड करो। इंग्लिश एग्रीड, इंग्लिश पेड 10,000 एंड दे एग्रीड ऑन दिस थिंग। मद्रास में बोला गया सिर्फ आप रेंट दो, कोई ट्रेड के लिए कस्टम ड्यूटी वगैरह मत दो। फाइनली बोला गया कि भैया वेस्ट कोस्ट पे आपको कोई ड्यूटी नहीं देना, फ्रीडम फ्रॉम ड्यूटीज इन ट्रेड, पे ओनली रेंट इन मद्रास एंड 10,000 रुपीज फॉर सूरत। लास्ट फरमान, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वॉज करेंसी फरमान। इसमें इनको बोला गया भैया जो सिक्के आप बना रहे हो बॉम्बे में, वो पूरे मुगल एम्पायर में वो सिक्के चलेंगे। नो दिस फरमान इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा। क्यों? आपको ड्यूटी फ्री ट्रेड मिल गया बंगाल में, भैया आप कहीं और से क्यों ट्रेड करेंगे भाई, जहाँ ड्यूटी लगेगी ले जाएंगे बंगाल तक के पोर्ट पे। सूरत में ड्यूटी फ्री मिल गया, सूरत के पास जो होगा वहाँ सूरत ले जाएंगे, क्यों हम टैक्स देंगे। मसूलीपट्टनम इनके पास ऑलरेडी था, चेन्नई इनके पास ऑलरेडी था, वहाँ से भी ड्यूटी फ्री ट्रेड हो रहा था गोलकोंडा से। अब इनको आप समझिए क्रोनोलॉजी, सूरत में ड्यूटी फ्री ट्रेड मतलब हमारे वेस्ट इंडिया में ड्यूटी फ्री ट्रेड, ईस्ट इंडिया में यानी कि बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड, सदर्न इंडिया में ऑलरेडी मसूलीपट्टनम एंड मद्रास में फ्री ट्रेड इनका चल रहा था। ठीक। प्लस अब इनके जो क्वाइंस हैं वो थ्रू आउट द मुगल एम्पायर लीगल करेंसी हो गई है। क्लियर? तो दिस फरमान इज नोन एज मैग्ना कार्टा। ये किसी और को नहीं मिला। ड्यूटी फ्री ट्रेड होगा, दैट मीन्स नाउ यू कैन earn as much as you want, your coins are there legal, they are legitimate, that means आप जितनी करेंसी बनाओगे वो सब आपका है और उससे आप खरीदारी कर सकते हो। This फरमान was the root cause that English could establish themselves in India। ठीक है, अब यहाँ तक इनके पास फरमान हो गया। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कैसे आई, हमने अभी तक उसकी बात करी। ठीक है, इंडिया में कैसे आई, इंडिया में कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैर पसारे, इंडिया में कैसे उसने अपनी जड़ें जमाई, ये हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की। अब हम बात करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है कि डिक्लाइन कैसे हुआ मुगल्स का। फॉर दैट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड मुगल्स। ठीक है, इंग्लिश की जो लड़ाई है फ्रेंच और डेन्स के साथ, हम अपकमिंग लेक्चर्स में वो भी देखेंगे। कारण क्या है, अभी तक हमने देखा सिर्फ कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे सेटल हुई इंडिया में। ठीक, अब हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को सेटल होने में क्या मददगार रहा। ठीक है, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ। पहली चीज़ देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का हेड होता था एक गवर्नर और एक डेप्यूटी गवर्नर, और 24 उसके मेंबर होते थे। ये मेंबर शेयर होल्डर्स जो हैं वो इलेक्ट करते थे। अभी आपने देखा कि वो कंपनी किसकी थी, मर्चेंट्स की थी, ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। शेयर होल्डर थे, सबके शेयर थे, जिसके जितने भी शेयर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रत्येक आदमी का एक वोट होगा। 24 मेंबर हैं, इलेक्टेड है, गवर्नर है इलेक्टेड है, डिप्टी गवर्नर है इलेक्टेड है। काम नहीं करोगे, मुनाफा नहीं कमा के दोगे, शेयर होल्डर आपको लात मार के बाहर कर देंगे। ठीक है,
फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब होता है आपका गोडाउन। गोडाउन को कौन एडमिनिस्ट्रेटर करता है? एक गवर्नर नाम का आदमी रख दिया, भैया तू फैक्ट्री का गवर्नर, तू ऐश कर, ठीक। 1683 में एक चार्टर मिलता है इनको। 1600 में अपन ने देखा 31 दिसंबर 1600 को एक चार्टर क्वीन एलिजाबेथ वन का मिला था कि भैया आपको मोनोपोली दे दी। 1683 में इनको एक चार्टर मिलता है इंग्लैंड के राजा से, वो इनको चार्टर दे देता है कि भैया तुमको किसी से वॉर करना है, तुम बिंदास जाके वॉर करो। किसी से पीस एस्टैब्लिश करना, यू कैन एस्टैब्लिश पीस, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है। ऑल आई नीड इज माई प्रॉफिट। अब क्या होता है, कुछ इंडिपेंडेंट मर्चेंट होते हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रेड नहीं करना चाहते, वो कहलाते हैं इंटरलोपर्स। वो अपने आप से अकेले ही जाके ट्रेड कर रहे हैं, भैया मेरा मन, मेरा नाव है, मेरे पास पैसा है, मैं जाके ट्रेड करने लगा। अब 1694 में राजा बदलता है इंग्लैंड में, इतने सारे राजा बदल गए, 1600 से 1694, 100 साल के करीब करीब हो गए, राजा बदल गया। राजा ने बोला कि भैया अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट्स क्यों, why not let's treat everyone equal? What he did is he passed a resolution and he told that all the citizens of England had equal right. कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, आप ट्रेड करना चाहते हो आप भी करो, ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती है ईस्ट इंडिया कंपनी भी करे, बट देयर विल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। अब मोनोपोली खत्म हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब 1698 में क्या होता है, एक नई कंपनी बनती है, उसका नाम होता है जनरल सोसाइटी, ऑल्सो नोन एज द इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। और उसका नाम क्या था, कंपनी ऑफ क्या, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ये तो ओरिजिनल कंपनी थी। सेकंड कंपनी बनी, सेकंड कंपनी का क्या नाम बनाया, द इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। दो कंपनी हो गई, अब दो कंपनी हो गई यानी कंपटीशन आएगा। एक ही देश की दो कंपनी एक ही जगह पे व्यापार करें, कंपटीशन आएगा, मुनाफा कम होगा, बेटर है हाथ मिला लें। 1702 में इन दोनों कंपनी ने हाथ मिला लिया। 1708 में एक नई कंपनी बना दी दोनों कंपनियों को मिलके, जैसे मारुति अलग सुजुकी अलग, दोनों मिलके क्या बन गए, मारुति सुजुकी। ऐसी 1708 में एक नई कंपनी बनी, क्या बनी, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। और ये कंपनी एग्जिस्ट करी 1858 तक। ये कहानी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की कि कैसे उसने हिंदुस्तान में पैर पसारे। अभी हमने इनका कोई वॉर नहीं देखा। डोंट लर्न एनी डेट, डोंट राइट डाउन एनीथिंग, जस्ट गो थ्रू द सीक्वेंस। सिर्फ सीक्वेंस देखा कि उन्होंने वेस्ट से शुरू करा, साउथ में आए, फिर ईस्ट कोस्ट में आए और पूरा बंगाल तक इन्होंने कैप्चर कर लिया। सिर्फ ये कैप्चर हम देखना चाह रहे थे आज कि कैसे कैप्चर करा है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया की कोस्ट लाइन को। आज हमने कोस्ट लाइन देखी। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी सीइंग फ्रेंच, देन वी विल सी डेन्स, एंड देन वी विल सी दैट हाउ इंग्लिश एक्सपेल्ड ऑल ऑफ देम। पोर्चुगीज और डच को कैसे एक्सपेल करा हमने देख लिया। इंग्लिश के इन द नेक्स्ट तो हमने इंग्लिश देख ली। अब नेक्स्ट वी विल सी इज फ्रेंच एंड डेन्स एंड हाउ दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम इंडिया। ये दो चीज़ें हम देखेंगे। फिर हम आगे के जो सीक्वेंस है लेक्चर्स में, इनमें मुग़ल एम्पायर भी हमें देखना पड़ेगा कि भाई मुग़ल से कैसे जीते, मराठों से कैसे जीते, साउथ इंडिया में कैसे जीते, सारी चीज़ें देखेंगे धीरे धीरे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। जस्ट राइट डाउन वन क्वेश्चन आप ये लिख लीजिए दैट फरमान given by Mughal Emperor Farrukhsiyar turned the winds in favor of Britishers. Comment. That's it. ये क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन बार बार आता है, 10 तरीके से आता है, you can attempt it. The only question will be coming from this entire lecture will be of this Farrukhsiyar Farmans. That's it. बाकी फैक्ट आप देख ही सकते हैं। नोट्स की कोई टेंशन नहीं है, 100 जगह नोट्स पड़े हैं, पूरा इंटरनेट नोट से भरा पड़ा है, कहीं से भी डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। स्पेक्ट्रम अपने आप में एक नोट्स है, यू कैन रीड दैट ऑल्सो। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। बाय बाय।